प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रचना सिंह भदौरिया, सहायक अध्यापिका राम नारायण लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर, स्वागत करती हूँ आपका कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। बच्चों, जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं और आपको बताते ही हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक है भारत व समकालीन विश्व, भाग 2। ये हमारी इतिहास की ही पाठ्य पुस्तक है और इसके जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज नामक द्वितीय खंड से हम पढ़ रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बच्चों, अब तक हमने इसके 2 भाग पढ़े हैं। प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि आधुनिक युग से पहले कैसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। भाग 2 में जो हमने पढ़ा, एक बार हम चाहते हैं कि उसको भी हम रिवाइज कर लें आपके साथ। भाग 2 बच्चों हमारा 19वीं शताब्दी था, आधुनिक युग का। ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बात है। इसमें हमने पढ़ा कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय किस प्रकार हो रहा था, तकनीक ने क्या भूमिका निभाई भूमंडलीकरण में। फिर हमने पढ़ा 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की स्थिति क्या थी और किस प्रकार पूरे विश्व में उपनिवेशवाद फैल रहा था। वहीं फिर हमने अफ्रीका के उपनिवेश के माध्यम से पढ़ा कि किस प्रकार रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग नामक बीमारी ने अफ्रीका के समाज, अर्थव्यवस्था सब में नया परिवर्तन लाया और एक बहुत बड़े परिवर्तन के साथ वो सामने आया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना हमने पढ़ा, गिरमिटिया मजदूर वाला पूरा प्रकरण हमने बड़े सहजता से समझा। विदेशों में भारतीय उद्यमी अपने आप को स्थापित कर रहे थे और ये बड़े बखूबी तरीके से उन्होंने किया, इसको भी हमने पढ़ा। और अंत में हमने पढ़ा भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। बच्चों, एक और बात मैं हमेशा जैसे कह रही हूँ आपको यहाँ समझाने के लिए कि जब कभी भी हम पूरे विश्व के विषय में, परिदृश्य में कुछ पढ़ते हैं तो अपनी इस पाठ्य पुस्तक में उसे भारत के समकालीन विश्व के साथ हम पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अपने अध्ययन को गति देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछले अनुभाग को खत्म करते समय मैंने आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहा था। मैंने पूछा था कि आप सब लोग एक प्रयास जरूर करें कि विश्व के मानचित्र पे प्रथम विश्व युद्ध में जिन जिन राष्ट्रों ने प्रतिभाग किया था उन्हें चिन्हित करें। उम्मीद है आप सब लोगों ने ये बखूबी किया होगा। चलें एक बार देखें, अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो शुरू हुआ वो यूरोप से ही शुरू हुआ। ये अलग बात है कि कालांतर में पूरा विश्व से प्रभावित हुआ, मुख्य रूप से ये यूरोप से ही प्रारंभ हुआ। यूरोप में 2 गुटों के बीच ये युद्ध था। प्रथम गुट था मित्र राष्ट्र, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरा गुट था केंद्रीय राज्यों का, एक तरह से केंद्रीय देश थे, केंद्रीय शक्तियां थी वो, और उसमें आपका जर्मनी था, ऑटोमन साम्राज्य था और ऑस्ट्रिया था। इसीलिए बच्चों, आपके इस मैप में हमने यूरोप को अलग से भी फोकस किया है, जिसमें हम फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी इत्यादि को देख सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन तो आपको दिखाई ही दे रहा है, यहाँ रूस यानी कि रशिया है। और इस बार फिर हमारा फोकस इस उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिका होगा। साथ ही हम भारत से संबंधित सारी क्रियाकलापों को भी समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा भाग 3 है, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। कहने का अर्थ है 2 महायुद्ध, प्रथम महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था कैसी थी। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 2 महायुद्ध की बात की है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 1914 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939।
इन दोनों के बीच में अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, इसको आज हम पढ़ेंगे। इन्हें 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहला है युद्धकालीन रूपांतरण। कहने का अर्थ है कि युद्ध के समय कैसे समाज, कैसे उद्योग, कैसे अर्थव्यवस्था का रूपांतरण किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया। दूसरा है युद्धोत्तर सुधार। कहने का अर्थ है युद्ध के उपरांत क्या आर्थिक सुधार की गुंजाइश थी या जरूरत महसूस की गई, उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। ये एक नया कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस देश ने ये नया कंसेप्ट मास प्रोडक्शन का विश्व के सामने लेकर आया। फिर हम पढ़ेंगे महामंदी। ये हमारा चौथा टॉपिक होगा, इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये महामंदी क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में महामंदी का क्या असर हुआ। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं अपने बिंदु की तरफ, जो है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला विश्व युद्ध था मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन यूरोप हम देख ही रहे हैं कि बहुत बड़े एक तरह से पूरे विश्व में उसके औपनिवेश थे, तो निश्चित तौर पे उसका असर तो सारी दुनिया पर महसूस किया ही जाना था। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिसे उबरने में दुनिया को 3 दशक लगे। 3 दशक से भी ज्यादा समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनैतिक अस्थिरता का माहौल बना था और अंत में क्या हुआ कि मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे दब गई, कराने लगी। कहने का अर्थ है कि अभी हम उबर ही पा रहे थे इस अस्थिरता से, किसकी, आर्थिक और राजनीतिक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कि अचानक से द्वितीय विश्व युद्ध भी हमारे सामने आ गया। आइए बच्चों, अपना पहला सब टॉपिक पढ़ते हैं, जो है युद्धकालीन रूपांतरण। युद्ध के समय किस प्रकार से रूपांतरण किया गया देशों में। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया। अभी हमने विश्व मानचित्र के पर भी इसको देखा। एक पाले में मित्र राष्ट्र थे। कौन कौन से थे ये मित्र राष्ट्र? थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इसको हम कह सकते हैं BF और R, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां कहलाती हैं। ये थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की। ये एक तरह से ये स्थिति थी। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारी सरकारों को ये लगा कि युद्ध बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, मात्र क्रिसमस तक ही जाएगा। लेकिन यह युद्ध 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। 4 साल किसी विश्व युद्ध का चलना अपने आप में हर तरीके से परिवर्तन लाने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। मानव सभ्यता के इतिहास में बच्चों ऐसा भीषण युद्ध ना पहले कभी हुआ था और इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझने और एक दूसरे को खत्म करने के लिए क्या करने लगे? बेहिसाब औद्योगिक शक्तियां इकट्ठी करने लगे। बड़े बड़े राष्ट्र एक दूसरे को खत्म करने के लिए औद्योगिक शक्तियां इकट्ठी करने लगे। और एक चित्र से आप इसे समझ सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। देखिए इस चित्र में क्या दिखाया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर, आप जहां तक निगाह दौड़ाएं इसमें आपको हथियार और मजदूर ही दिखाई देते हैं। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ। निश्चित तौर पे ये चित्र अपने आप में व्याकुल कर देने वाला है। ये पहला आधुनिक
और औद्योगिक युद्ध था। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनें, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती हुई। दुनिया भर से क्यों हुई? वही जहाँ जहाँ जिसके उपनिवेश हैं उन उपनिवेशों से इन्होंने सैनिकों की भर्ती करी। भारत से भी प्रथम विश्व में बहुत सारे सैनिक गए थे और उन्हें विशाल जलपोतों, रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों तक पहुंचाया गया। इस युद्ध में मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची गई, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये औद्योगिक युग था और जिस तरह की विभीषिका और विनाश सामने आया वो निश्चित तौर पे कोई औद्योगिक शक्ति के बिना कर भी नहीं सकता था। वो भी एक औद्योगिकरण का नकारात्मक पक्ष कह लीजिए या स्वरूप कह लीजिए। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। अतः यूरोप में काम करते जो लोग थे तो कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। फलतः क्या हुआ बच्चों? परिवार की आय गिर गई। परिवार की आय क्यों गिर गई? परिवार में जो काम करने वाले लोग थे जब उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए, तो निश्चित तौर पे परिवार में कमाने वालों की संख्या कम हो गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। ये हमने उस चित्र में भी देखा कि किस प्रकार एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हथियार का निर्माण कर रही है। युद्ध उद्योगों का पुनर्गठन किया गया और युद्ध की जरूरत के मद्देनजर अब पूरे समाज को, क्या कहेंगे, पूरे ही समाज को बदल दिया गया। ये बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, समाज में भी बदलाव आया। कैसे? कि जब पुरुष वर्ग चला गया, निश्चित तौर पे महिला रह गई। महिला जो घर के कार्य किया करती थी, अब बाध्य होकर उन्हें पुरुषों के ना रहने पर समाज में निकलना पड़ा और वो कार्य करना पड़ा जो पुरुष किया करते थे। युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध भी टूट गए। कहने का अर्थ ये है कि जो बड़े बड़े देशों के बीच में आर्थिक संबंध बने हुए थे एक दूसरे के फायदे और उसके हिसाब से, वो भी टूटे। युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका बैंकों और अमेरिकी जनता से बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा और फलतः अमेरिका जो कि कर्जदार देश हुआ करता था अब कर्जदाता देश बन गया। क्या बन गया? कर्जदाता देश बन गया, अर्थात कर्ज देने वाला बन गया। आइए बच्चों, आपने सेकंड सब टॉपिक युद्धोत्तर सुधार की तरफ चले तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। अब देखिए युद्धोत्तर सुधार, यानी कि युद्ध के उपरांत समाज और अर्थव्यवस्था को किन सुधारों की जरूरत थी। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। निश्चित तौर पे इतना लंबा युद्ध था, इतना जनधन की हानि हुई, तो वापस उसी स्थिति में लाना आर्थिक स्थिति को काफी मुश्किल था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और युद्ध के बाद उसे ही सबसे लंबा संकट झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उस समय बच्चों भारत और जापान, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं थे, इनमें उद्योगों का विकास हो रहा था, इनमें उद्योग बढ़ रहे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन को थोड़ी अब मुश्किल होने लगी, क्योंकि जापान भी अब उसके मुकाबले में आ चुका था। युद्ध के खर्चों के लिए भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लेना शुरू किया और परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्ज में दब चुका था। युद्ध के कारण बच्चों आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था।
पर जब युद्ध का ये जो कारण था ऊंचा, ये शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हो गए और 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में आ गई। आइए उदाहरण के तौर पे एक गेहूं उत्पादन की हालत पर विचार करते हैं। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करता था, पर युद्ध के दौरान कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेहूं की पैदावार इनमें अचानक बढ़ गई। किंतु जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप पुनः अपने सुधारे हुए पैदावार के साथ बाजार में आया। फलतः विश्व व्यापार में गेहूं की अति के हालात भी पैदा हो गए और ग्रामीण आय कम हो गई। किसान गहरे कर्ज के संकट में दब गए। आइए बच्चों अपने तीसरे सब टॉपिक की तरफ चलें। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग यानी कि मास प्रोडक्शन, ये एक नई विचारधारा हम लोगों के सामने आई है। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। निश्चित तौर पे हमने पीछे देखा भी कि किस प्रकार कर्जदार देश कर्जदाता देश बन गया। युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ क्योंकि खूब कर्ज दिया था उसने। कुछ समय के लिए युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा झटका लगा, लेकिन शीघ्र ही अमेरिका ने अपने अर्थव्यवस्था को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर एक तरह से कर दिया। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहद उत्पादन, मास प्रोडक्शन, जो इस दशक में अमेरिका औद्योगिक उत्पादन की एक तरह से विशेषता बन गई। कार निर्माता, इसको और विस्तार से समझिए कि कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने एक तरह से बृहद उत्पादन के विख्यात ये प्रणेता माने जाते हैं, ये फाउंडर माने जाते हैं मास प्रोडक्शन कंसेप्ट के। कौन? हेनरी फोर्ड। ये फोर्ड गाड़ियां आज भी हम लोग देखते हैं, ये वही हेनरी फोर्ड है, कार निर्माता। अब उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, उन्होंने शिकागो के एक बूचड़ खाने यानी कि स्लॉटर हाउस की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। असेंबली लाइन अर्थात एक ऐसा ट्रेलर जिसमें कि असेंबल करने के लिए पार्ट्स रखे जाते हैं और जिसपे असेंबल आपस में जोड़े जाते हैं। शिकागो के बूचड़ खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे तरफ कौन खड़े होते थे? मांस विक्रेता खड़े होते थे और उन्हें मांस का जो हिस्सा चाहिए होता था वो उसको उठाकर ले जाते थे। फोर्ड के कारखाने में असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी एक पुर्जे को लगातार लगाते रहना और मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। इसको बच्चों कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अक्सर ही हम लोगों ने घर में त्योहार या किसी बड़े फेस्टिवल पे देखा कि हम लोगों की रसोई में कभी कभी इसी तरीके का काम चलता है। कहने का अर्थ है कि एक गुजिया का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब होली पे बनाई जाती है उसमें ऐसे ही काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें एक इंसान जल्दी जल्दी से बेलता है तो उसी स्पीड से दूसरा आदमी पीछे नहीं रहना चाहता, उसकी फिलिंग करता है और तीसरा आदमी उसे जल्दी जल्दी तलता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ भी मजदूर वही करते थे, लेकिन अब आगे देखिए, हम लोग तो उसे एंजॉय करते हैं, मगर इन मजदूरों के साथ क्या हुआ? काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में, 2 मिनट में तो मैगी बनती है, यहाँ 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। और ये कार थी टी मॉडल नामक कार, जिसका उत्पादन हुआ इस टाइम, और ये पहली कार थी इतने मास प्रोडक्शन वाली। शुरुआत में मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। कुछ ऐसा ही कि एक दिन तो हम उस स्पीड से घर में काम या गुजियाँ बनवा सकते हैं, मगर अगर उसे रोज करना पड़े और उसकी स्पीड बढ़ती जाए तो निश्चित तौर पे थकान होने लगती है। इसके कारण बहुत सारे मजदूरों ने बच्चों काम छोड़ दिया। अब हेनरी फोर्ड के सामने तो एक चुनौती आ गई।
इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड हताश हुए और उन्होंने क्या किया, वेतन को दुगना कर दिया। अब प्रतिदिन $5 वो देने लगे। यही नहीं किया, उन्होंने ट्रेड यूनियन यानी कि जो मजदूरों के संगठन पर बैन लगा दिया, उनकी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ने से मुनाफे में जो भी कमी आई थी उसकी भरपाई वो कैसे किया करते थे, वो असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाते रहते थे। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और अमेरिका ही नहीं बच्चों, 20 के दशक में तो यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी क्या कर सकते थे, टिकाऊ उपभोग वाली वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन हुआ और 1929 में बढ़कर वो 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंची। आइए बच्चों एक तस्वीर देखें। ये डेट्रॉइट की वो कार फैक्ट्री है जिसमें टी मॉडल जो हम बता रहे हैं वो खड़ा है। फैक्ट्री के बाहर कतार लगी हुई है और गाड़ियों से आप मास प्रोडक्शन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में उछाल आने से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हुआ। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीजों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ी तो दूसरी तरफ उपभोग भी बढ़ता गया। ये एक सर्किल की तरह। अब आगे देखिए, अब उपभोग जब बढ़ा तो ज्यादा निवेश की जरूरत हुई जिससे और रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। बच्चों, अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उबारने में बहुत मदद की, लेकिन यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं कायम रही। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे बड़े आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया को पहले कभी अनुभव ही नहीं था। देखते हैं बच्चों वो क्या संकट था। यहाँ हम देख सकते हैं एक स्त्री अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है और एक फोटोग्राफर है डॉर्थी लैंग। इन्होंने बड़ा मार्मिक एक चित्र लिया है, इसे मैं आपके लिए पढ़ूंगी। ये एक मजदूर की कहानी है। उन्होंने लिखा है कि इनकी मुलाकात इस माँ से हुई। इसमें लिखा है, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से मैं खींची चली गई और उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने ना तो उसका नाम पूछा, उसके अतीत के बारे में पूछा। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियां और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उनके बच्चे मार लाते हैं। वो वहां बैठी थी अपने बच्चों को चिपटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर यानी कि उस फोटोग्राफर की तस्वीर शायद उसकी कोई मदद कर सके, इसलिए उसने मेरी यह मदद की। निश्चित तौर पे बच्चों उस माँ के आंखों में वो दर्द हम देख सकते हैं। एक भूखा परिवार है। अब देखिए ये महामंदी थी क्या, जो कि हमारा 4th सब टॉपिक है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। यह संकट 30 दशक तक यानी कि 30 डिकेड्स तक रहा और इसके बाद क्या हुआ कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भारी गिरावट आई। निश्चित तौर में जब इसमें गिरावट आएगी तो कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं रह सकती। इस मंदी का समय और असर सब देशों पर एक जैसा तो नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। इस महामंदी के कई कारण थे। 2 कारण हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला कारण है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की समस्या आई। अभी हमने गेहूं के मामले में भी इसको देखा था। और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़े पड़े सड़ने लगी थी। बच्चों दूसरा कारण है 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को तो पूरा किया।
भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से, यानी कि वो कर्ज वापस लेने से पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने लगा। अब देखिए क्या हुआ। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बहुत बुरी तरह से गिर गई। इसके झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। अमेरिका सरकार इस महामंदी से अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या करने लगी कि आयातित पदार्थों पर दुगना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले से तो विश्व व्यापार की जैसे कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज तक देना बंद कर दिया। इससे हम समझ सकते हैं। बच्चों देखिए, खुद अमेरिका की वही डॉर्थी लैंग के एक पिक्चर है। बेरोजगारी के लाभ के लिए कतार में खड़े हुए मजदूर दिखाई दे रहे हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि भत्तों के लिए किस प्रकार ये मजदूर लाइन में लगकर स्थानीय प्रशासन से कुछ भत्ते प्राप्त करने के आस में, उसकी आशा में खड़े हुए हैं। वाकई ये चित्र महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का एक प्रतीक दिखाई देता है। 20 के दशक में जो उपभोगवादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वो धूल के गुबार की तरह जैसे रातों रात ही कहीं गायब हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने से, कर्ज वसूल ना कर पाने से और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी ना लौट पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। कुछ आंकड़े हम यहाँ देख सकते हैं कि 1933 में 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हुए। 1929 में और 1932 के बीच में तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चों फिर भी समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर यह ऐसा छाप छोड़ गया कि उसे इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता था। आइए अब देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में महामंदी ने क्या असर डाला। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो हम अच्छी तरह समझ सकेंगे कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत थी। कहने का अर्थ यह है कि भारत प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन अगर इस पर भी महामंदी का असर पड़ा, इससे ये बात सिद्ध होती है कि वैश्विक एकीकरण की प्रक्रिया किस हद तक पहुंच चुकी थी। दुनिया के हिस्से में पैदा होने वाले संकट की एक जगह जो कपकपाहट पूरी दुनिया में फैल जाती थी और पूरी दुनिया की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज इससे प्रभावित हो उठते थे। पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत में कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार मालों का आयात जो था बढ़ा था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया, और इसमें भी हम देखते हैं 1928 से 34 के बीच में आयात निर्यात घट गया, और 1928 और 34 के बीच में गेहूं की कीमत भी 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। कृषि उत्पादन की कीमत तेजी से गिरने लगी, लेकिन बच्चों यहाँ सरकार ने फिर भी लगान वसूल किया और छूट नहीं दी। बंगाल में जूट और पटसन के उत्पादकों की एक बहुत दारुण कथा यहाँ लिखी है। वो उगाते तो थे, लेकिन क्योंकि जो टाट की बोरियां थी वो अब निर्यात नहीं होती थी, इसलिए क्या हुआ कि एक बंगाल के कवि ने भी बड़ा दुखद लिखा है, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत कर्ज में पिस कर नाउम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिया देंगे 5 रुपए मन भाव। यानी कि जो आप उत्पादन करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही नहीं। मंदी के इन्हीं सालों में बच्चों भारत से कीमती धातुएं बाहर जाने लगी। यहाँ तक कि अर्थशास्त्री कीन्स ने यहाँ तक कहा है कि इसी भारतीय सोने के निर्यात ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया, और ब्रिटेन की आर्थिक दशा इसी ने ही सुधारी थी। उसी समय बच्चों 1931 में हमारे यहाँ हमने पढ़ा है इसे भारत राष्ट्रवाद में, कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, और उसने भी बहुत हद तक यहाँ की दशा को सुधारने का प्रयास किया। आइए बच्चों अब रिवाइज करते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था में युद्धकालीन रूपांतरण, युद्धोत्तर सुधार, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग का नया कंसेप्ट, महामंदी क्या थी और भारत ने महामंदी को कैसे झेला, इसको हमने पढ़ा।
बच्चों, गृह कार्य देने से पूर्व मैं फिर चाहूंगी कि विश्व मानचित्र पे अगले अंक के लिए आप देखिए कि द्वितीय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे और वो कौन थे जो प्रथम विश्व युद्ध में नहीं थे। आए गृह कार्य देखिए संक्षेप में। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत पर आपको टिप्पणी लिखनी है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव आपको बताना है, और वहीं आपको चर्चा में लिखना है, व्याख्या करनी है महामंदी के कारणों की। बच्चों, आज के लिए इस तीसरे भाग से इतना ही। अब अगले चौथे और अंतिम भाग में हम फिर मिलेंगे।